डियर स्टूडेंट, आज हम कार्बोहाइड्रेट के लास्ट टॉपिक डाइसेकेराइड का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर आज हम माल्टोस तथा लैक्टोस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं माल्टोस। माल्टोस को हम जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। इसको हम 1,4-ग्लाइकोसिडिक बंधन भी कहते हैं, लिंकेज भी कहते हैं। तो इसको जो बनाने की विधि होती है उसमें माल्टोस को स्टार्च के आंशिक जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल अपघटन अम्ल या अंकुरित जौ में उपस्थित डाइस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। डाइस्टेस एंजाइम जो कि अंकुरित जौ में उपस्थित होता है की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है तथा हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों? माल्टोस C12H22O11। अगला है जो इसकी रिड्यूसिंग शुगर, जिसको हम कह सकते हैं अपचायक शर्करा। यह है फेलिंग विलियन और टोलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। फेलिंग विलियन व टोलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, इस कारण से ये अपचायक शर्करा होती है। यह है फेनिल हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं C6H5NHNH2 के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। ओसाजोन, ठीक है बच्चों। फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यह क्या बनाता है? ओसाजोन। अगला है इसका जल अपघटन। इसमें जल अपघटन के बारे में पढ़ेंगे हम क्या है। तो अम्ल की उपस्थिति में माल्टोस के जल अपघटन पर डी ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, माल्टोस के जल अपघटन से डी ग्लूकोज के हमें कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि माल्टोस ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो इस प्रकार जुड़ी होती है कि जल के अणु का निष्कासन होने पर माल्टोस प्राप्त होता है। अगला है ये ब्रोमीन जल द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, माल्टोस ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जल द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, जिसको म्यूट्रा रोटेशन भी कहते हैं, माल्टोस अल्फा व बीटा रूपों में पाया जाता है तथा परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र बता रखा है। तो बच्चों इससे ये निष्कर्ष निकलता है पहले तो कि माल्टोस में उपस्थित 2 ग्लूकोज इकाइयों में से एक का एल्डिहाइड समूह मुक्त है। तो यह सिद्ध किया गया कि माल्टोस ग्लूकोपाइरेनोसिल ग्लूकोपाइरेनोस है। तो अब हम इसका हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र बनाते हैं। तो निम्न प्रकार से बनता है। माल्टोस का 2 ग्लूकोज इकाई होती है जो आपस में जुड़ी रहती है और माल्टोस C12H22O11 का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज का भी जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। इसको हम मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहते हैं लैक्टोज को हम, क्योंकि ये पशुओं के दुग्ध में मिलता है। तो दुग्ध के पनीर बनाने के बाद जो मात्र दूध शेष रह जाता है उसका क्रिस्टलीकरण करने पर लैक्टोज प्राप्त होता है। जल अपघटन, लैक्टोज तनु अम्ल से जल अपघटित होकर डी ग्लूकोज तथा डी ग्लैक्टोज का सम अणुक मिश्रण बनाता है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज के।
ठीक है। ऑक्सीकरण लैक्टोज ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर लैक्टोनिक अम्ल देता है, जो जल अपघटन करने पर डी ग्लैक्टोज व डी ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अभिक्रिया दे रखी है, डी ग्लूकोटोज और डी ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। और इसके विशिष्ट गुण ये और है लैक्टोज के कि अपचायक शर्करा है। ये है कौन सी शर्करा होती है? अपचायक, क्योंकि ये नंबर 1 पे तो ये फेलिक विलयन का अपचयन कर देते हैं और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीन बनाते हैं। ये भी फेनिल हाइड्रोजन के साथ में ओसाजोन बनाते हैं, जैसे अभी हमने माल्टोज में पढ़ा था। तो ये एक अपचायक शर्करा की तरह कार्य करता है तथा परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। ये जो होते हैं लैक्टोज जल में विलेय परंतु ईथर व एल्कोहल में अविलेय होते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ठीक है, इसका भी हावेत प्रक्षेपण सूत्र बता रखा है लैक्टोज का। तो इसमें एक तो ग्लूकोज का अणु, एक ग्लैक्टोज का अणु। जो ग्लूकोज का अणु होता है अपचायक भाग होता है और ग्लैक्टोज का अणु अनअपचायक भाग होता है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? डी लैक्टोज। लैक्टोज का अणु प्रक्षेपण सूत्र में हमने इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड शर्करा इकाइयों से बने उच्च अणुभार बहुलक, जिनके अणुभार कई हजारों से लाखों तक होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, इंसुलिन। ये जल में अविलेय होते हैं, स्वादहीन होते हैं। इन्हें नॉन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वादहीन है, अविलेय है, तो ये नॉन शुगर कहलाते हैं। जल अपघटन करने पर अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें मोनोसेकेराइड संघनन उत्पाद माना जाता है। प्रकृति में पॉलीसेकेराइड वनस्पति तथा जीवधारी में पाए जाते हैं। अधिकांश जीवधारियों की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नामक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। वनस्पतियों में पॉलीसेकेराइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपज प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनते हैं। तो हम कह सकते हैं जीवों में तो ये ग्लाइकोजन नामक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। वनस्पतियों में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके द्वारा यह बनते हैं। तो हमको इसके अंदर पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज स्टार्च के बारे में पढ़ना है। तो सेलुलोज संक्षिप्त में पढ़ेंगे। सेलुलोज प्रकृति में सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं की जो भित्ति जो सेल वॉल्स का प्रमुख अवयव होता है इसमें पाई जाती है। इसका प्रमुख स्रोत रुई और लकड़ी है। रुई शुद्ध सेलुलोज है, जबकि और शुद्ध जो रुई शुद्ध सेलुलोज है, जबकि लकड़ी का ये लिग्निन के साथ में पाया जाता है। सेलुलोज एक रंगहीन ठोस होता है। ध्यान रखना बच्चों, यह जल में अविलेय परंतु अमोनीकृत क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड विलयन, जिसको हम स्यूट जर अभिकर्मक में घोलकर एक जटिल बनता है। सेलुलोज का अणुभार करीब 20,000 से 50,000 5 लाख तक होता है। सेलुलोज के सावधानी पूर्वक जल अपघटन पर सेलोबायोस प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं सेलुलोज का जब जल अपघटन कराया जाता है तो हमें सेलोबायोस प्राप्त होता है। इसके जल अपघटन पर सेलोट्रायोस भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सभी सेकेराइड पुनः जल अपघटन पर डी ग्लूकोज देते हैं। सेलुलोज में सभी ग्लूकोज इकाइयाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा परस्पर जुड़कर एक असंख्यित श्रृंखला का निर्माण करती है। तो सेलुलोज में कई सारी ग्लूकोज इकाइयाँ होती है जो कौन से बंध के द्वारा जुड़ी रहती है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। ठीक है, सेलुलोज अणु का निर्माण करती है। आवर्त संरचना बना रखी है, निम्न प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सेलुलोज को ग्लूकोज की कई इकाइयाँ हैं जो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बंधी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये सेलुलोज पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। अगला है स्टार्च। स्टार्च का अणुसूत्र C6H10O5N होता है। ये हरे पौधों में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत
मक्का, गेहूँ, जौ, चावल एवं आलू आदि होते हैं। स्टार्च के दो भाग होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, स्टार्च के दो भाग होते हैं जिसको हम अल्फा एमाइलोज, बीटा एमाइलोज कहते हैं। तो अल्फा एमाइलोज क्या होता है, बीटा एमाइलोज क्या होता है? अल्फा एमाइलोज ये स्टार्च का लगभग 10 से 20% भाग होता है। तो ये स्टार्च का कम भाग होता है अल्फा। इसकी अशाखित श्रृंखला होती है, मतलब इसकी अशाखित श्रृंखला होती है। इसका अनुभाग भी लगभग 10,000 से 1 लाख तक होता है। इसमें ग्लूकोज की 60 से 60,000 तक इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती है। जल में अविल्य है। इसका जल में स्पंदन आयोडीन के साथ बैंगनी रंग का जटिल देता है। तो ये है एंजाइम डाइस्टेज से जल अपघटित होकर माल्टोज देता है तथा तनु अम्ल से जल अपघटन पर डी ग्लूकोज देता है। तो इसकी संरचना को अल्फा एमाइलेज को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अल्फा एमाइलोज ये स्टार्च का कम भाग होता है, 10 से 12% भाग होता है। और ग्लूकोज की कई इकाइयों से जुड़ा रहता है, 60 से 60,000 तक इकाइयाँ जुड़ी रहती है। अगला है बीटा एमाइलोज। ये स्टार्च का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, लगभग 80 से 90% बीटा एमाइलोज ही होता है। इसका अणुभार 50,000 से 10 लाख तक होता है। इसमें ग्लूकोज इकाइयाँ साकित श्रृंखला में जुड़ी होती है, जबकि इससे पहले अल्फा एमाइलोज में ग्लूकोज इकाइयाँ असाकित श्रृंखला होती है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, शाखाएं एक छह बंधन द्वारा या अन्य बंधन द्वारा भी जुड़ी रहती है। दो शाखाओं के मध्य उपस्थित असाकित भाग में लगभग 24 से 20 ग्लूकोज इकाइयाँ उपस्थित होती है। तो डाइस्टेज या अम्ल द्वारा इसके जल अपघटन में भी बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो एमाइलोपेक्टिन में सभी ग्लूकोज इकाइयाँ अल्फा ग्लूकोसाइड है, परंतु श्रृंखला बिंदु पर ग्लूकोज का C4 और 6,6 हाइड्रोक्सिल ग्लूकोसाइड बंधन बनाता है। ठीक है।